तो हमारे साथ हमारे दो और ख़ास मेहमान जुड़े हैं जिससे कि हम समझ पाएँ कि आखिर बचाव कैसे करना है, डरना है, क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है और डरना नहीं है, बार बार हम यही कह रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीना भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर सुरेंद्र आपका। कितने ज़्यादा केसेस अब इस तरह के आप देख रहे हैं, उसमें पेशेंट्स में किस तरह के पेशेंट्स हैं? बच्चे ज़्यादा हैं, बुज़ुर्ग ज़्यादा हैं? हालांकि कहा जाता है कि बच्चे और बुज़ुर्ग वैसे भी बढ़ जाते हैं क्योंकि इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, तो साधारण सर्दी ज़ुकाम भी उन्हें जल्दी पकड़ता है। जी मैम, जैसा आपने कहा कि अगर जैसा हम बात करें कि जो ये स्वाइन फ्लू या H1N1 है, ये काफ़ी कॉन्टेजियस होता है, फैलता बहुत तेज है और इसका संक्रमण जैसे कोविड को ले लो, या इसका संक्रमण काफ़ी तेज फैलता है। तो अगर किसी घर के एक सदस्य को हो गया अगर ये H1N1, तो ये समझिए आपकी और घर के सदस्यों को होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा बना रहता है और इसके नंबर काफ़ी एक्सपोनेंशियली बहुत जल्दी बढ़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी एक सदस्य को घर में ये हुआ है तो इमीडिएटली वो अपने आप को आइसोलेट करें, और अगर उनको लगता है कि ये H1N1 के लक्षण लग रहे हैं तो इमीडिएटली वो डॉक्टर के पास जाएं और सबसे पहले अपने आप को डायग्नोज कराएं, क्योंकि जितनी जल्दी आप ये पता लगाते हैं कि आपको H1N1 हुआ है तो उतने ही ज़्यादा आप और लोगों को संक्रमित होने से एक्चुअली रोक पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि केसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं ये कहूँगा बहुत ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हो रही है। अगर आप टेस्टिंग और ज़्यादा बड़े स्तर पे करेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि केसेस बहुत ज़्यादा हमको मिलेंगे। और बच्चों के लिए ख़ास तौर से मुश्किलें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जी मैम, जैसा कि यस जी, जैसा कि बच्चों में और एल्डरली में, जैसा हम कहते हैं कि हर साल हमें पता है कि H1N1 आता है और फ्लू आता है, लेकिन बच्चों में और बड़ों में जो है कि एक्सट्रीम एजेस जो होती है 5 साल से कम के और 60 साल से ऊपर के, या जिनको लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, या हार्ट की बीमारी है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, कैंसर की दवाई लेते हैं, या अस्थमा है, या COPD है जो सांस की बीमारी है, ये जितनी भी चीज़ें हैं एल्डरलीज को, तो उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और उनमें कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। और इसी तरह से बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है तो उनके लिए भी काफ़ी खतरा होता है। जो नॉर्मल एडल्ट में जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है मैम, उसको 5 से 7 दिन में अगर ये नॉर्मली ठीक हो जाता है, तो जो जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनकी अभी हमने बात करी है एक्सट्रीम एज की, उनके लिए काफ़ी खतरा हो सकता है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ज़्यादा पड़ सकती है। एक और चीज़ डॉक्टर सुरेंद्र, हमें ये बताइए कि कैसे थोड़ा और ख्याल रखा जा सकता है। देखिए, कोविड में भी हमने इम्यूनिटी की बहुत बात की है। हम हर बीमारी पे बार बार बात करते हैं कि इम्यूनिटी थोड़ी बेहतर होना बहुत ज़रूरी है और वो एक दिन में तो ठीक नहीं हो सकती किसी एक दवा से। उसके लिए क्या रूटीन बेसिस पे धीरे धीरे उसको बेहतर किया जा सकता है? क्या ख़ास हमें एहतियात बरतना चाहिए, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जैसा कि अब मैं ये समझता हूँ कि इम्यूनिटी के बारे में इतनी बातें हो चुकी है कि हमारे देश में ऑलमोस्ट जो एक नॉर्मल आदमी होता है उसको समझ में आता है डॉक्टरों के अलावा भी कि इम्यूनिटी होती क्या है, कि आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी होगी तो इसका मतलब आपको इन्फेक्शन होने का खतरा भी कम होगा। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल वे में, तो आप अपने आप को हेल्दी रखें, हाइड्रेट करके रखें, आप ग्रीन फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, हेल्दी फूड्स खाएं, आप घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर के फास्ट फूड को अवॉइड करें। और अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि अगर इस समय की अगर मैं बात करूं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि H1N1 चल रहा है, तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी आपको कोल्ड कफ या हल्का सा अनईजी लग रहा है थ्रोट में, तो आप इसको लाइट ना लें, इस पर आप ध्यान दें और आप गर्म पानी पिएं, ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें। कई लोगों की मैंने आदत देखी है कि वो फ्रिज का पानी पीने को अपने आप को रोक नहीं पाते, उनकी अर्ज होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। आप ठंडे खाने को अवॉइड करें और मैंने जैसा कहा कि प्रॉपर अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखें, क्योंकि अगर मैं बात करूं इसके ट्रीटमेंट की भी, तो यही होता है कि आपको अगर बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल लेना है, खाना पीना अच्छा खाना है और अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है। तो इम्यूनिटी में मैम यही चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये बेसिक बातें हैं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। और आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, क्या मतलब वो उस तरह की स्थिति में भी आते हैं डॉक्टर मीना, जब आपको लगता है कि काफ़ी देर से वो पहुंच रहे हैं और उन्होंने ख्याल नहीं रखा? क्योंकि हाइड्रेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी तरह के बुखार में। जी मैम, अगर हम बात करें तो ये एक तरह से रेस्पिरेटरी फ्लू है। अगर मैं H1N1 की बात करूं तो कई पेशेंट हमारे सीनियर सिटीजन्स हमारे पास लगातार ICU में आ रहे हैं, जो कि जिनको पहले से डायबिटीज होता है, किडनी की बीमारी होती है, लीवर की बीमारी होती है, और उनको 4-5 दिन वो घर पे रह जाते हैं और उनको लगता है कि ये नॉर्मल मैम इन्फेक्शन होगा, थ्रोट का इन्फेक्शन होगा जो कि ठीक हो जाएगा, लेकिन उनको काफ़ी 7 दिन के बाद पता चलता है और वो लेट डायग्नोज होते हैं कि उनको फ्लू है और H1N1 है। तो जितना वो कई बार इमरजेंसी में आके और सीधा ICU में लैंड करते हैं और उनको हमको ऑक्सीजन भी देना पड़ता है और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, जिनको हम छोटी मशीन कहते हैं वेंटिलेटर की, वो भी उनको देनी पड़ती है। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं जिनको सस्पेक्टेड फ्लू है, तो वो जल्दी से जल्दी H1N1 का टेस्ट कराएं, क्योंकि जितनी जल्दी आप टेस्ट कराओगे तो उतनी जल्दी अगर आप एंटीवायरल दोगे तो जो वायरस का रेप्लिकेशन है उसको रोक पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर अर्ली ट्रीटमेंट होता है तभी आप वायरस के रेप्लिकेशन को रोक पाओगे, नहीं तो दवाई भी
भी थोड़ी सी इफेक्ट कम होने लगता है अगर आपने समय गवा दिया तो। डॉक्टर सुरेंद्र मीना, आप ये बताइए कि अभी जो आपके पास मामले आ रहे हैं, मतलब क्या मौसम बदलने पर बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ जाती है इस तरह के मामलों की, और लोगों में वो अवेयरनेस नहीं रहती कि कैसे ख्याल रखना है, एहतियात क्या क्या बरतना है? जी मैम, जैसे सर भी बता रहे थे, तो अगर मैं बात करूँ ये फैलता ज़्यादा क्यों और इस समय ज़्यादा क्या होता है, जो हम जी। बात करें कि ये सीजनल फ्लू है जिसको बोलते हैं, तो इस समय आप देखेंगे कि वेदर के फ्लक्चुएशंस भी ज़्यादा हो रहे हैं, थोड़ी ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, जी। और नॉर्मली ग्लोबल वार्मिंग जो ओवरऑल एनवायरनमेंट में एक चेंज आ रहा है, वो भी अपना इकोसिस्टम बदल रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज करता है जो कि लंबे समय तक इम्पैक्ट करता है। तो ह्यूमिडिटी होती है, वेदर फ्लक्चुएशंस है, मानसून है, रेनी सीजन है, और क्राउडेड प्लेस में खासतौर पे ये बहुत जल्दी फैलता है, जहाँ पे पुअर वेंटिलेशन होता है, जहाँ पे आपके घर में भी अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं तो रिस्क ऑफ वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाता जी। है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप प्रॉपर, अगर किसी को एक को होता है तो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें, घर में प्रॉपर मास्क लगाएं, और अगर आपके पास मास्क नहीं है ना, आपको स्नीजिंग या छींक आ रही है, तो आप अपने हैंड का और अपने आर्म का उपयोग करके ऐसे करें छींकें कि जिससे कि दूसरे व्यक्ति पे ड्रॉपलेट ना जाए, क्योंकि एक तरह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है मैम, ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। तो जैसे कोविड फैलता था हवा में, ये भी वैसे ही हवा में फैलता है, हाईली कॉन्टेजियस होता है। हमारे यहाँ एक चीज होती है मैम कि कोई भी हम लोग सतर्कता नहीं बरतते हैं, मतलब हम लोग रोकने में ज्यादा ध्यान नहीं देते, इलाज में ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं पर्सनली एज ए डॉक्टर मैंने जो देखा है, तो जब हम मरीज को ये समझाते हैं कि आपको कैसे और घर वालों को बचाना है, उस पर ज्यादा ध्यान ना देके ये ध्यान देते हैं कि सर मेरे को क्या क्या इलाज होना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये भी जरूर ध्यान दें कि किस तरह से आप इससे बच सकते हो, जिससे कि आप H1N1 के संक्रमण से ग्रसित ही ना हो और आपके घर वाले भी सुरक्षित रहें। मैं कहूँगा कि सावधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रिकॉशंस जिनको हम बोलते हैं, क्योंकि हैंड वॉश करना कितना सिखाया गया कोरोना में, अभी भी हम देखते हैं कि लोग कोताही बरतते हैं, और आंखों में हम बार बार देखते हैं कि बिना हैंड वॉश के बहुत ज़्यादा इचिंग, और बार बार छूने से, चाहे वो आपकी नोज़ है, माउथ है, आईज़ हैं, संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा, अगर मैं हैंड वॉश की बात करूं तो खाने से पहले, खाने के बाद, या कोई भी आप सरफेस टच करें तो फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग सबसे बेसिक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है। सारे जर्म्स को, सारे इन्फेक्शंस को आपके को, जो नॉर्मली आप अगर हैंड वॉश अच्छे से करते हैं तो ये स्टॉप करती है। तो फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग और हाइजीन को मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीना, आपका भी इतनी सारी जानकारियां देने के लिए, क्या क्या एहतियात बरते जा सकते हैं ये हमारे दर्शकों को बताने के लिए।